बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का। उसका मैंने आपको हाफ चैप्टर करा दिया था, बाकी का हाफ चैप्टर मैं आज आपको समझाऊंगी। आप अच्छे से समझे होंगे ना तो आपको आगे के न्यूमेरिकल करने बहुत इजी हो जाएंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये इसका लॉ है, या आपने लॉ को समझना है, लिखना है इसी तरह पॉइंट्स में। और जो है इसकी डेरिवेशन है वो भी डेरिवेशन करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं आपको ये लॉ समझा देती हूँ। इस लॉ के जो है 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है, दिस लॉ स्टेट दैट द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट। ये लॉ हमें बताता है कि वो रेट जिस पे कोई सब्सटेंस रिएक्ट करती है, ठीक है। रेट माने होते हैं स्पीड, यानी कि किसी सब्सटेंस के रिएक्ट करने की स्पीड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मास। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी उसके एक्टिव मास के, यानी कि जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रही है उसका जितना ज़्यादा एक्टिव मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका रिएक्ट करने का रेट ज़्यादा होगा। अगर एक्टिव मास कम होगा तो उसका रिएक्ट करने का रेट जो है वो कम होगा। ये अब मैं आपको समझाती हूँ इस एग्जाम्पल से। आपने इसमें ये करनी नहीं है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करी है। थोड़ा सा मैं पिछला भी रिवाइज करते हुए फिर आपको बताती हूँ। ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है और हमें सल्फर ट्राईऑक्साइड मिल रही है। तो ये जो दोनों हैं ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारे हैं रिएक्टेंट, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको पिछला रिवाइज करवा रही हूँ ताकि अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो उसको समझ में आ जाए। रिएक्टेंट है और ये हमारी प्रोडक्ट है। तो अगर इन दोनों ने आपस में कंबाइन हो या उन्होंने सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लिया तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन में अब इन्होंने हमें ये कहा, पहला पॉइंट जो है मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ कि ये एक सब्सटेंस है और ये एक सब्सटेंस है। तो इसका इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का रेट जो है, या इसका रिएक्ट करने का रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इसके एक्टिव मास पे। इसका एक्टिव मास किधर है, ये जो साइड में लिखा हुआ है ये इसका एक्टिव मास है, ठीक है। इसके साइड में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है ये 1, ठीक है। तो इसका एक्टिव मास है 2, इसका एक्टिव मास है 1। इसको हम एक्टिव मास भी कहते हैं और इसको हम नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बताया हमें कि ये सब्सटेंस इसके रिएक्ट करने का रेट किस पे डिपेंड करेगा, इसके इस नंबर ऑफ मोल या एक्टिव मास के ऊपर। और इसका भी सेम यही बात होगी, ठीक। अगर इसके नंबर ऑफ मोल या एक्टिव मास ज़्यादा होगा तो ये सब्सटेंस ज़्यादा रिएक्ट करेगा इस रिएक्शन में, इसका रेट ज़्यादा होगा रिएक्शन में हिस्सा लेने का। और अगर इसका ज़्यादा होगा नंबर ऑफ मोल या एक्टिव मास तो ये ज़्यादा इसका रेट जो होगा पार्टिसिपेट करने का वो ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं इन दोनों में से किसका ज़्यादा है। आप देखें सल्फर के साथ हैं 2 मोल हैं, या इसका एक्टिव मास है 2 और इसका एक्टिव मास है 1। तो लाजमी बात है इसका एक्टिव मास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर इसका एक्टिव मास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा, इसका एक्टिव मास कम है तो ये कम पार्टिसिपेट करेगा। सही है, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। फिर पढ़ लेते हैं, दिस लॉ स्टेट दैट द रेट एट विच सब्सटेंस। ये हमें बताता है कि जिस रेट पे कोई सब्सटेंस रिएक्ट करेगी, सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मास। तो वो रेट जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इसके एक्टिव मास के। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। कि हमें सिर्फ सब्सटेंस का बताया है कि उसका रेट कितना होगा, इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा, इतना जितनी भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रही है सबका। इसका सेकंड पॉइंट हमें बताता है कि अब ये दोनों ने रिएक्ट कर लिया, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना शुरू हो गया। अब हमें ये बताना चाह रहे हैं कि इस पूरे रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन का रेट जो है ना वो डिपेंड करेगा इनके एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट के। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, इनके एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ, ये जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो इसको हम लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, इनके एक्टिव मासेस के। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड को हम पहले लिख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड लिखा, ऑक्सीजन लिखा, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो दोनों सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और ये जो इनके एक्टिव मास है ये हम ऊपर लिखते हैं, इसका एक्टिव मास 1 है तो ये हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। तो इसका ये जो रिएक्शन हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, ये किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों रिएक्टेंट की एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। देखें तो प्लस हो रहा था लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इनकी प्रोडक्ट के सॉरी इनकी एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये अब सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है इसका कि रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंड करेगा इनके एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अगर इनके एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर इनके एक्टिव मासेस की
प्रोडक्ट जो है कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। रिपीट कर लेते हैं। एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द, और जो रिएक्शन का रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है इनके एक्टिव मैसेज की प्रोडक्ट के। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आपको ये पूरी एग्जाम्पल देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये लिखना है और इसके बाद आपने ड्राइव करना है इसकी डेरिवेशन को। पेज नंबर 5 पे आप देखें, यहाँ से स्टार्ट है, ये हेडिंग है लॉ ऑफ मैस एक्शन, यहाँ से यहाँ तक ये हेडिंग है इसकी। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे द रेट से लेके सब्सटेंसेस तक, ये इसकी डेफिनेशन है। ये इसके 2 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, पहला पॉइंट इसका यहाँ तक, ये पहला पॉइंट था इसका, यहाँ से यहाँ तक, और इसका दूसरा पॉइंट जो था वो यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, इसके 2 पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद इसकी डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन। अप्लाइंग लॉ हमने पढ़ लिया, लॉ के हिसाब से ही हम करना शुरू करेंगे। देखिए हमारे पास, इसको स्टार्ट करती हूँ मैं। एक हमारे पास रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी, ये दोनों मिले, ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, तो हमारे पास बना सी और डी। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो इनके साइड में ए को मैं स्मॉल करके यहाँ लिख रही हूँ, ये क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल कह लें या आप इसका एक्टिव मास कह लें। ठीक है, एक्टिव मैस है इसका। बी के पास स्मॉल बी, ये भी इसका नंबर ऑफ मोल है या एक्टिव मास है। सी के पास जो सी का मास है वो स्मॉल सी करके लिखते हैं, डी का मास जो है एक्टिव मास वो हम स्मॉल डी करके लिख लेते हैं, ये नंबर ऑफ मोल भी है। तो अब मैंने इस तरह लिख दिया, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि हम सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब रिवर्सिबल रिएक्शन को। अब हम ये लिख देते हैं यहाँ पे ए बी एंड ए बी हमारे क्या हैं, आर रिएक्टेंट, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं। सी डी आर प्रोडक्ट, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं। और ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं या फिर एक्टिव मासेस हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और एक्टिव मासेस, सही, एक्टिव मासेस। अब उसके बाद हम लिखते हैं कि फॉरवर्ड जब रिएक्शन हो रहा है ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, उसका रेट क्या होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ, रेट हो गया, एफ हो गया फॉरवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, हमने अभी ये लॉ पढ़ा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन किसके प्रोपोर्शन होगा, ये जो रिएक्टेंट है इनकी प्रोडक्ट के। ठीक है, ये मैंने रिएक्टेंट लिखती हूँ, रिएक्टेंट है हमारे पास ए और बी, इन रिएक्टेंट की एक्टिव मासेस की प्रोडक्ट। अब इनका एक्टिव मास क्या है, स्मॉल ए, यहाँ इसको हम कोशेंट बना देंगे और स्मॉल बी को यहाँ कोशेंट बना देंगे। सही है, कोशेंट मतलब पावर, ये जो इसके नंबर ऑफ मोल है ऊपर पावर या कोशेंट की तरह लिख लेंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ए कोशेंट ए बी कोशेंट बी के प्रोडक्ट, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम ये जो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन है का मतलब इनका प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, इनका प्रोडक्ट कम होगा तो इनका फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन का साइन हटाना है, इक्वल डालना है। इक्वल डालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट डालते हैं, तो हमने के एफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डाल दिया और फिर ये बाकी का ए ऐसे ही उतार लिया, ए कोशेंट स्मॉल ए बी कोशेंट स्मॉल बी, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट है। सही, ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। उसके बाद हम हेडिंग डालते हैं रेट ऑफ, ये आप थोड़ा जो ना कलर से डाल लीजिएगा, मैंने एक ही कलर से कर दिया है, अप्लाइंग लॉ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मैं आगे इस करती हूँ, दूसरे कलर से डाल देती हूँ। अब इसका जो आगे हम करेंगे द रेट ऑफ, ये फॉरवर्ड हो गया, अब हम करेंगे रिवर्स रिएक्शन, रेट एट रिवर्स रिएक्शन। अभी हमने फॉरवर्ड का निकाला है, अब हम निकालना है रिवर्स रिएक्शन का। तो रिवर्स रिएक्शन का क्या होगा, हम लिख लेंगे इसको आर स्मॉल आर, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। वो रिवर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, वो प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, सी के ऊपर स्मॉल सी कोशेंट बना देंगे और डी के ऊपर, ओ यहाँ पे तो कैपिटल डी आना है ना, यहाँ पे स्मॉल डी आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल डी है ये, कैपिटल डी और स्मॉल डी।
वैसे तो मैं आपको बुक से मार्क कराऊंगी सिर्फ सिखाने के लिए, लेकिन आप याद रखिएगा ये कैपिटल डी है। तो अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिख लिए, क्योंकि हम तो रिवर्स रिएक्शन कर रहे हैं। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट काम करेंगे ना, ये प्रोडक्ट अब रिएक्टेंट बन जाएंगी। अब ये रिवर्स हो रहा है ना, वापस आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो अब ये हो जाएंगी। तो यहाँ भी हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का इक्वल कर देंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल डालेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट डालेंगे। कांस्टेंट क्या डालेंगे? के आर। के क्या है? के आर इज द कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फिर हम यहाँ लिखेंगे सी, स्मॉल सी, फिर यहाँ लिखेंगे कैपिटल डी और स्मॉल डी। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन रह गई, हमें के एफ बताना है। के एफ है क्या? के एफ इज द, यहाँ मेंशन करेंगे, के एफ इज द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है, रेट का कांस्टेंट है एट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। सही है, के एफ जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, के एफ इज द कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के एफ कांस्टेंट है। अब के आर क्या है? यहाँ पे हम के आर मेंशन करेंगे। के आर इज द रेट कांस्टेंट। के आर जो है रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन। के आर रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब ये हमने फॉरवर्ड रिएक्शन भी लिख लिया, ये हमने फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लिया, और ये हमने रिवर्स रिएक्शन लिख लिया। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा ये बना है और रिवर्स रिएक्शन ये बना है। अगर हम इन दोनों को क्या करें, हम अब ये जो दोनों हैं इक्वल हो गए, इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ गए ना, तो हम लिख लेते हैं के आर, पहले हम हेडिंग डालेंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है, इक्विलिब्रियम, ये एल है, लिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ये एल है, अभी बी लग रहा है, बट आप बुक से लिखिएगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों हो जाएंगे। अब आपको आर एफ की वैल्यू पता है ना, आपने आर एफ की वैल्यू ही निकाली है। इसकी जगह आर एफ की लिख दें, आर आर की जगह आप उसकी लिखते हैं, आर की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या है? ये है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की ये, इनकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हम वैल्यू लिख रहे हैं, किसकी लिख रहे हैं? आर एफ की एंड आर आर की। तो आर एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये रही, हम लिख लेते हैं इसकी जगह पे के एफ ए कोशेंट ए, बी कोशेंट बी, ये इक्वल का साइन डाला, और आर आर की वैल्यू क्या है? वो ये है, क्या है? के आर सी कोशेंट सी, प्रोडक्ट डी मल्टीप्लाई कर लें कोशेंट डी। ठीक है, ये आ गई हमारी। आर एफ की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और आर आर की जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर दी। अब आगे कर लेते हैं इसको, ये 2 पेजेस पर ही होगा, 1 पेजेस पे हो नहीं सकता। अब जो है इसको सामने से मगर देखते रहिएगा। अब ये के एफ और के आर, क्या करें आप? ये जो दोनों चीजें हैं ना, के आर को इधर ले आइए। सही है, के एफ यहीं पर छोड़ें, के आर इधर ले आए, और ये ए बी जो है ये इधर ले आए। समझ में आई बात? आपने क्या करा, कांस्टेंट को एक साइड पर कर लिया। कांस्टेंट को किधर कर लिया? ये लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पे क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। पहला कांस्टेंट के एफ था, दूसरा कांस्टेंट के आर, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वेरिएबल्स हैं, इनको वेरिएबल्स को आप सबको राइट हैंड साइड पे कर लेना। सही, तो ये सी डी अपनी जगह रहेगा और ए बी इसके नीचे आ जाएगा। अब मैं करके दिखाती हूँ आपको। अब मैं यहाँ लिखूंगी क्या? टेकिंग कांस्टेंट एट एल एच एस, टेकिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं लिख लूंगी एल एच एस के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड पे, एट एल एच एस, एंड वेरिएबल्स जो है हमारे ए बी सी डी वाले, वेरिएबल्स एट आर एच एस। ठीक है, राइट हैंड साइड पे वेरिएबल लिख लूंगी सारे, और लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट लिख लूंगी। कांस्टेंट हमारे पास क्या था? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको, के एफ था, तो के आर इधर था, के आर को मैं इधर के एफ के पास लेकर आऊंगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बाद जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, के एफ पहले से था, और इसके पास हमारे पास नीचे आ गया हमारे पास के आर। ठीक है, इक्वल का साइन डाला। अब ये राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है? सारे वेरिएबल लिख देना है। तो सी डी पहले से है, सी डी को पहले लिख लेंगे, और ए बी जो है यहाँ मल्टीप्लाई था, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा? सी स्मॉल सी, प्रोडक्ट डी स्मॉल डी,
और ए बी जो था इसके पास से उठ के इसके नीचे आ गया, ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी। ये देखिए बहुत इजी सा है। अब आपको इजी समझ में आया। के एफ अपॉन के आर, के एफ अपॉन के आर जो है वो किसके बराबर होता है, के एफ अपॉन के आर जो है वो बराबर होता है के सी के। किसके बराबर होता है, कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब ये कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। तो इस के एफ और के आर की जगह पे आप लिख दो के सी। और ये क्या है हमारी सी डी, क्या था हमारा इक्वेशन के अंदर, आप देखिए इक्वेशन के अंदर सी डी क्या था हमारा, सी डी था हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। और ए बी क्या था हमारा रिएक्टेंट। तो इसकी जगह पे लिख दो, सी डी की जगह लिख दो प्रोडक्ट, और ए बी की जगह लिख दो ये हमारे रिएक्टेंट थे, तो हम यहाँ लिख देंगे रिएक्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास के सी की वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी कि के सी क्या होता है, के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम कायम हो गया, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गई, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। के सी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और इस तरह हमारा लॉ प्रूफ हो गया। हमारा लॉ क्या कहता था, हमारा लॉ ये कहता था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो या किसके इक्वल होगा, इनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आप ये देख लो, जब ये केसी होगा ना, इसको बहुत ध्यान करिएगा, ये आगे सारे न्यूमेरिकल में यूज होगा हमारा। केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये इक्वल होगा प्रोडक्ट के, यानी कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो केसी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट कम होगा तो केसी कम होगा। और रिएक्टेंट के इनवर्स होगा, अपॉन में आ रहा है ना, तो रिएक्टेंट ज्यादा होगा तो केसी कम होगा, और रिएक्टेंट कम होगा तो केसी ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपकी ब्लैंक्स भी हैं इसमें। ये हमारी पूरी ड्राइव हो गई। अब हमने केसी की जब इक्वेशन ड्राइव कर ली तो हमें क्या हासिल हुआ, केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो अब हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, केसी इज द रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। केसी जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान का एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन कायम हो जाए उस वक्त, ठीक है। जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन पे आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, तो हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो रेशियो निकालते हैं वो कहलाता है कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन या केसी, ठीक है। ये तो केसी की डेफिनेशन आ गई। लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन जब शुरू होता है ना इरिवर्सिबल, तो हमें पता नहीं चलता कि किस वक्त जो है वो फॉरवर्ड है और फॉरवर्ड के बाद किस वक्त वो रिवर्स में कन्वर्ट हो गया। उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं क्यूसी। व्हाट इज क्यूसी? जब हमने ये रेशियो, ये तो हम रेशियो इक्विलिब्रियम कंडीशन का था ना, अगर यही रेशियो हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान का रेशियो निकालें, और वो रेशियो हम किस टाइम पे निकालें, किसी भी मखसूस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे निकालें, तो वो कहलाता है क्यूसी, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई भी रिएक्शन चल रहा है, किसी भी पॉइंट पे हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, रिवर्स है, तो हम क्या करेंगे, हम क्यूसी निकालेंगे, ठीक है। क्यूसी, अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। क्यूसी इज द रेशियो ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्यूसी जो है रेशियो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की एंड रिएक्टेंट के दरमियान, ठीक है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसका रेशियो है क्यूसी एट स्पेसिफिक टाइम, जो किसी मखसूस टाइम पर हो, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में था केसी, और क्यूसी किस टाइम पर है, किसी भी मखसूस टाइम पे। यानी किसी भी मखसूस टाइम पे हम जब ये फाइंड करना चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड, तो हम क्यूसी से फाइंड करते हैं। और कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी तरीका है। ये देखिए, इसके 3 मेथड है, ठीक है। अब मैं पहले पूरा रीड कर लूं। वी कैन फाइंड ईदर द रिएक्शन इज फॉरवर्ड और इन बैकवर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम बाय क्यूसी, ठीक है। अब क्यूसी हमें कैसे पता चलेगा कि फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है रिएक्शन, तो हम देखेंगे क्यूसी निकालेंगे। अगर क्यूसी केसी के इक्वल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। देन इट विल बी स्टेबल रिएक्शन। अगर क्यूसी छोटा आता है केसी से, जब क्यूसी छोटा आया केसी से, इसका मतलब है प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्ट, सो द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है रिएक्टेंट जो है जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट जब इंक्रीज हो रही है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम ये न्यूमेरिकल में करेंगे, अभी समझे भी होंगे ना आप, तब आसानी से आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। लेकिन अगर क्यूसी की वैल्यू हमारे पास बड़ी आ जाती है केसी से, तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जो है कम प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, वो वापस जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया क्यूसी? क्यूसी की यही डेफिनेशन कीजिएगा।
और इसके साथ ये क्यूसी की 3 पॉइंट भी कर लीजिएगा, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा, ये आप ऐड कर लीजिए। क्यूसी क्या है? क्यूसी इज द कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, यहाँ आप लिख दीजिए और रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, क्यूसी का पूरा नाम क्या है? रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, हेडिंग में डाल रहे क्यूसी और रिएक्शन कोशेंट। केसी की कुछ जो है खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें अगर आते होंगे तो हमारे लिए जो है न्यूमेरिकल करने आसान हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पूरे चैप्टर से मार्क करके लिखे, आप भी अपने पास इसको कॉपी कर लीजिएगा। व्हेन केसी इज लेस देन 1, अगर यानी कि हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन निकालने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये कि हमारी केसी की वैल्यू अगर 1 से कम आ जाए तो रिएक्शन जो होगा वो रिवर्स होगा, और अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। 2 बातें हो गई। उसके बाद हम केसी को क्यूसी से, मैंने अभी आपको आगे समझाया ना, हम केसी को क्यूसी से कंपेयर कर लेंगे। अगर क्यूसी और केसी इक्वल हुए तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर क्यूसी छोटा होगा केसी से तो हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन है। क्यूसी बड़ा होगा केसी से तो हम कहेंगे बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है ना, ये मैंने अभी ही समझाया है। अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी है, वेरी वेरी स्मॉल, तो हमें पता चलेगा कि रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, इसका मतलब है केसी बहुत कम है, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट बहुत कम हो गए हैं और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक, तो इसकी एग्जाम्पल जो है ना नंबर 6 की, वो मैंने नीचे यहाँ लिखी है। जैसे कि अगर हमने ये नंबर 6 की एग्जाम्पल मैंने लिखी, केसी की वैल्यू अगर 7.4 इंटू 10 की पावर -13, आपको पता है ना माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है ये पॉइंट अब इधर लेके जाएंगे, 13 डिजिट, इसमें कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो आएंगे, तब ये हमारा बन जाएगा। ये देखिए कितना छोटा है, ये 1 से कितना छोटा है। ये केसी की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कौन सा चल रहा है, ये रिवर्स रिएक्शन चल रहा है। लेकिन अगर केसी की वैल्यू वेरी लार्ज, इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लार्ज, ज्यादा आ रही होगी, तो हम कहेंगे, जैसे कि एग्जांपल दिए 2.4 इंटू 10 की पावर 47, ये इसकी वैल्यू कितनी बड़ी रहेगी? 24, उसके बाद 46 जीरो इसमें ऐड हो जाएंगे, तो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी? मिलियंस में चली जाएगी। तो जब केसी की वैल्यू लार्ज होगी तो हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अगर केसी की वैल्यू जो है ना बहुत छोटी है, ना वेरी लार्ज है, ना वेरी स्मॉल है, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, केसी की यूनिट भी होती है। केसी में यूनिट होगी या नहीं होगी, ये भी हम सिर्फ इक्वेशन को देख के पहचान सकते हैं। कैसे कि हम इक्वेशन को देखते हैं, अगर इक्वेशन के अंदर दोनों साइड पे, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। क्या होंगे? इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको डेरिवेशन के टाइम पे सिखा दिया है। अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो हम कहेंगे कि जो है इसमें कोई यूनिट नहीं आएगा, केसी का फिर कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे तो फिर केसी का यूनिट आएगा। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ। इक्वेशन है बुक में ही गिवन है, मैं वही आपको एग्जांपल में दे रही हूँ। नो यूनिट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ मिल रही है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, ठीक है, और हमारे पास वाटर बन रहा है। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स इसके साइड में है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है। इसके 1 और 1 कितने हो गए? 2 हो गए नंबर ऑफ मोल्स, सही। इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो कितने हो गए? 1 और 1 2, दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसका मतलब है केसी की कोई यूनिट नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके पास जो है ड्राइव करने के लिए क्वेश्चन भी आएगा। इसी तरह से आप बहुत आसानी से इक्वेशन को देखेंगे। अगर दोनों साइड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो कोई यूनिट नहीं आएगा। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो यूनिट आएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। N2 + 3H2, इसके यहाँ पर है 2NH3। कैसे निकलेगा ये मैं भी आपको सिखाऊंगी, फिलहाल मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना है? 1 है, 1 तो शो नहीं करते ना, इसलिए नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पे 3 है, 3 और 1 कितना हो गया? 4। और यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 2, तो अनइक्वल है। रिएक्टेंट के पास ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है और प्रोडक्ट के पास कम नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसका मतलब है इसमें यूनिट आएगा। नंबर 8 पर ये दोनों एग्जांपल्स हैं यूनिट वाली ना, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि यूनिट कैसे निकालेंगे। देखिए, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना रही है। इसके साथ भी 1 मोल है, इसके पास भी 1 मोल है, इसके पास भी 1 मोल है, इसके पास भी 1 मोल है। अब मैं इसका सबसे पहले केसी लिख लेती हूँ, शॉर्ट करके करना है हमने।
तो केसी में ऊपर क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। इसमें प्रोडक्ट क्या है, ये है, और ये जो है ये रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट के ऊपर आता है ना केसी में, तो हम प्रोडक्ट को ऊपर लिख लेते हैं। प्रोडक्ट हमारी CO, ठीक है, ये C हो गया, और ये D है ना, ये देखें, ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। ये आप इसके लिए जो मैंने आपको अभी डेरिवेशन सिखाई है ना, उसी से हेल्प लीजिए, ठीक। अब आपको पता है ऊपर क्या आएगा, C आएगा, C ये वाला आएगा, C और D की वैल्यू क्या है, H2O। इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 1, तो इसलिए 1 1 आ गया, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर कोशेंट बना के लिखते हैं। अब नीचे हमने लिखना है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल कुछ 1 ही है, तो 1 भी शो करने की जरूरत नहीं है, और हाइड्रोजन, ठीक है, इसके ऊपर भी 1 लिखा हुआ है। अब आप इसकी जगह पे, इनकी जगह पे, जो क्योंकि केसी की यूनिट क्या होती है, मोल डॉट DM3 माइनस, ठीक है, यू लिख लीजिए कि मोल पर DM3, ऐसे लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं मोल डॉट DM-3, क्योंकि हम DM-3 को हमने ये डिवाइड का साइन हटा दिया, ऊपर ले गए तो -3 हो गया। हम इस पोजीशन में लिखेंगे, इन सब की जगह पे हम इनकी ये लिख लेंगे, इसकी भी सबकी सेम होगी। इसकी क्या होगी, मोल डॉट DM-3 ब्रैकेट दे दिया, सही है। इन सब की जगह मैं सिर्फ इनकी यूनिट्स लिख रही हूँ। इसकी जगह पे H2O की जगह पे भी कितनी आ जाएगी, मोल डॉट DM-3। यहाँ पे क्या आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे भी मोल डॉट DM-3, और वाटर की H2 हाइड्रोजन गैस की जगह पे भी मोल डॉट DM-3। ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कोई नंबर ऑफ मोल नहीं है, इसलिए सिर्फ यही लिखा है हमने। इसके बाद जो है, अब आगे इसको हम करते हैं, तो आप ये देखिए, ये इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, इनके पर पावर 1 है, इसके पर पावर 1 है, बेस सेम और पावर भी सेम, तो क्या आया, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा, सब यूनिट कट गए ना, जो बचेगा यूनिट वो आंसर में आएगा। अब ये दूसरी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास यूनिट बचेगा, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। सबसे पहले केसी लिखते हैं कि हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारी प्रोडक्ट है। ऊपर हमने क्या लिखना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारी, NH3, और ब्रैकेट देंगे, और इसके ऊपर ये जो है ना 2 मोल्स है, ये क्वोशेंट बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारी रिएक्टेंट, क्या है हमारी N2, नंबर ऑफ मोल 1 ही है, और H2, इसके पास कितने नंबर ऑफ मोल है, ये देखिए कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, 3 ऊपर आ जाएगा, सही है। अब जो है आप इसकी जगह पे इसकी यही यूनिट मोल डॉट DM-3 लिख लीजिए, क्या आ जाएगी, मोल डॉट DM-3, और इसके ऊपर पावर जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगी जो इसकी पावर है। नीचे करते हैं, N2 की जगह पे भी क्या आ जाएगा, मोल डॉट DM-3, ये यूनिट निकालने का तरीका है। फिर H2 की जगह पे भी मोल डॉट DM-3 लिखा आपने, और इसकी पावर 3 दी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही इजी, जो आपका नॉर्मल तरीका होता है ना उसी तरह से करेंगे। ये जो है ना देखिए, बेस सेम है, और इनकी पावर जो है इनको आप प्लस कर लीजिए। ऊपर वाली को भी कुछ भी नहीं कर रही हूं मैं, ऐसे ही उतार लिया। नीचे देखें बेस सेम है, इसको बेस को हमने एक बार लिख लिया कि हम सब मैथ में सीख कर आए हैं, और इसकी जो पावर थी इसकी 3 थी, इसकी 1 थी, कितनी हो गई, 4 हो गई। अब इनकी भी बेस सेम है, तो इसकी पावर को ऊपर ले जाएं और बेस को एक ही बार लिख लें। बेस को एक बार लिख लिया, मोल डॉट DM-3, ठीक है। इसके पास 3 पहले से है, और ये जो है इसकी पावर ऊपर चली गई 4, तो नीचे प्लस थी, ऊपर जाके माइनस हो गई। देखिए कितना इजीली आ गया। आपको बुक में देख के हो सकता है लग रहा हो कि ये कैसे आया हुआ है, तो मोल डॉट DM-3, और -4 में से 1 निकाला, -1, ये हमारी आ गई कितनी इजीली, ठीक है। ये हमारी यूनिट आ गई। इस तरह हम यूनिट निकाल सकते हैं, कि ये बता सकते हैं कि केसी में यूनिट आएगा या नहीं आएगा। तो कैसे, सिर्फ इक्वेशन को देखकर नंबर ऑफ मोल्स देखें और बता दें, लेकिन हमें निकाल के दिखाने भी होंगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर। चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको करवा दी हैं, सिर्फ अब एग्जांपल्स रह गई हैं इसकी, न्यूमेरिकल और एग्जांपल कराऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर मार्क करा दूंगी। अच्छा, ये केसी के जो मैंने पॉइंट कराए थे ना, आप ये जो है उतार लीजिए अपने पास, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने इसको ऐसे फोकस तो कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन आपने वैसे कैरेक्टरिस्टिक जो लिखने, वो आप कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ से लिखेंगे, पेज नंबर 7 पे। ये 7 के 7 पॉइंट है, और जो मैंने आपको सब समझाया है ना, वो सब इसके अंदर वही लिखा हुआ है, इसलिए इसको दोबारा डिस्क्राइब करने की मुझे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल करवा दूंगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशन भी अवेलेबल है मैट्रिक के 9 और 10 के तमाम सब्जेक्ट के लिए।